अपने माता पिता के मुंह से शादी की बात करण सुनकर हैरान रह जाता है। आप लोग जानते हैं ना कि क्या कह रहे हैं। मैं अंजलि की जगह अपनी जिंदगी में कभी किसी और को नहीं दे सकता, ऐसा कभी सोचिएगा भी मत। वो ये कहकर वहां से जाने लगता है। रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगता है हमें अंजलि की याद नहीं आती? हम उसे भूल गए हैं। अरे बेटी की तरह प्यार करते थे उसे, चाहे भी तब भी नहीं भूल सकते। लेकिन जिंदगी जीने के लिए तुम मानो या ना मानो, एक हमसफर की जरूरत होती है जिसके साथ हम अपने दुख सुख बांट सके। कोई परेशानी हो तो वो कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा रहे, हमारा हौसला बढ़ाए। सिर्फ यादों के सहारे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, हमारी बात को समझो। आप लोग मेरी बात को समझिए। मैं किसी को भी अपनी जिंदगी में अंजलि की जगह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब मैं कभी किसी से प्यार ही नहीं कर पाऊंगा। जब मैं उसे कोई खुशी ही नहीं दे पाऊंगा तो शादी का क्या मतलब है? उसका भी कुछ ऐसा ही हाल है, उसके लिए भी आसान नहीं है। उसका? आप किसकी बात कर रही हैं? ध्वनि। ध्वनि? कौन ध्वनि? करण की माँ उसे ध्वनि के बारे में सब कुछ बताती है। तुम दोनों का दर्द एक है, सोच एक है। भले ही एक दूसरे से प्यार न कर पाओ, पर दुख जरूर बांट सकोगे एक दूसरे का। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कह रहा हूँ, मेरी जिंदगी में अंजलि की जगह ना तो कोई ले सकता है और ना मैं कभी दे पाऊंगा। मेरा प्यार सिर्फ मेरा था और मेरा दर्द भी सिर्फ मेरा ही है। मैं इसे किसी के साथ नहीं बांटना चाहता। ये कहकर करण वहां से चला जाता है। करण के माता पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उनकी नहीं सुनता। अगले दिन ध्वनि मिसेस पाटिल के ऑफिस में जाती है। अरे ध्वनि, क्या हुआ? मैम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, आयु के बारे में। हाँ कहो। मैम, मैं आयु को लीगली अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मैं उसकी माँ बनना चाहती हूँ। मिसेस पाटिल उसकी बात सुनकर चुप रह जाती हैं। क्या हुआ मैम, आप चुप क्यों हैं? ध्वनि, मैं तुम्हारे मन की भावनाएं समझती हूं, पर क्या मैम? एक बच्चे को माँ और पिता दोनों की प्यार की जरूरत होती है। ध्वनि उनकी तरफ देखने लगती है। जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं वो सब हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि उन्हें माँ बाप दोनों का प्यार मिले। हम सिर्फ माँ या सिर्फ पिता को बच्चा नहीं दे सकते। ध्वनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर मैं आयु को माँ और पिता दोनों का प्यार दूंगी। उसे कभी भी एक पिता की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं समझती हूँ ध्वनि, पर इस अनाथालय के कुछ नियम हैं जिन्हें मैं तोड़ नहीं सकती। ध्वनि बिना कुछ कहे वहां से रोती हुई जाने लगती है। वो उनके केबिन से बाहर निकल रही थी कि तभी करण मिसेस पाटिल के केबिन में आता है। ध्वनि बिना उसकी तरफ देखे भागती हुई चली जाती है। करण उसे जाते हुए देखता है। ये कौन थी मैम, और रो क्यों रही थी? ये ध्वनि है। ध्वनि अपने घर वालों के साथ वापस जा रही होती है और करण अपनी कार से उतरकर अनाथालय के अंदर आ रहा होता है। ध्वनि समीर के माता पिता और जूही के साथ घर पहुंचती है। बेटा, जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, पर अब हम सबको एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना है जिंदगी में। मैं वादा करती हूँ तुमसे जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ करण उसी कमरे में जाता है जहां अंजलि बच्चों को पढ़ाया करती थी। पूरा कमरा खाली था। वो अंजलि की चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने अंजलि का चेहरा आ जाता है और उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। तभी वहां मिसेस पाटिल आती हैं। करण, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अकेले कहाँ हूँ, अंजलि की यादें मेरी बदकिस्मती हमेशा मेरे साथ रहती हैं। ऐसे मत कहो करण। अजीब नहीं लगता? कुछ वक्त पहले हम दोनों अपने आने वाले भविष्य के सपने सजा रहे थे और अचानक से एक रात में सब बदल गया। समझ सकती हूँ मैं। सिर्फ तुम नहीं, और भी लोग हैं जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। करण उनकी तरफ देखने लगता है। मिसेस पाटिल को उसे ध्वनि और आयु के बारे में बताती हैं। शायद ये वही है जिन्हें मैंने उस दिन देखा था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। वो वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह ध्वनि ऑर्फनेज जाती है और आयु को ढूंढने लगती है। वो वहाँ काम करने वाली एक औरत से पूछती है, सुनिए, आपने आयु को देखा है? थैंक यू। ध्वनि आयु के कमरे में जाती है और आयु वहाँ लिख रहा था पेपर पर। कि क्या कर रहे हो आप? आयु उसकी तरफ देखता है और पेपर छुपा लेता है।
ध्वनि उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देती है। ये क्या, आप अपनी टीचर को भी नहीं दिखाओगे? आयु एक कार्ड ध्वनि को देता है। ध्वनि वो कार्ड देखती है। उसमें एक छोटा सा बच्चा एक लड़की का हाथ पकड़े खड़ा हुआ था। ये कौन है? ये मैं हूँ और आप हो। ध्वनि प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल मम्मी जैसी। ध्वनि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे गले लगा लेती है। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हो। शायद भगवान ने इसलिए ही मुझे वापस कर दिया है आपके रूप में, जो इस दुनिया में आने वाला था। मेरी ममता अधूरी नहीं रहेगी अब। मैं वो सब आपके लिए करूंगी जो उसके लिए करना चाहती थी। अजब खेल था नियति का, जहाँ एक और गोद भरने से पहले ही सूनी हो गई तो दूसरी और एक बच्चे के ऊपर से फिर से ममता की छाया कर दी। वक्त बीतने लगता है और साथ साथ आयु और ध्वनि के बीच का रिश्ता भी गहरा होने लगता है। दोनों ने एक दूसरे में ही अपनी दुनिया ढूंढ ली थी। एक दिन करण के माता पिता अनाथालय में आते हैं। ध्वनि बच्चों को पढ़ा रही होती है। चलो बच्चों, ये बताओ कि अगर कोई आपसे कहे कि वो आपको खूब सारी चॉकलेट्स देगा, लेकिन उसके लिए आपको अपने फ्रेंड की नोटबुक उससे बिना पूछे उन्हें लाकर देनी है, तो आप क्या करोगे? उनकी बात मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि किसी की चीज उससे बिना पूछे लेना गंदी बात होती है। वेरी गुड। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस चीज को करने के लिए हमारा मन ना माने वो नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई कुछ भी दे, समझे? करण के माता पिता उसे बच्चों के साथ देखकर खुश हो जाते हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, बिल्कुल हमारी अंजलि जैसी, है ना? हाँ। तब तक मिसेस पाटिल वहाँ आ जाती हैं। अरे मिस्टर और मिसेस खन्ना, आप लोग यहाँ? हाँ, हम कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, इसीलिए आ गए। अच्छा, चलिए ऑफिस में चलकर बात करते हैं। एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछिए ना। करण के माँ ध्वनि, जो कि बच्चों को पढ़ा रही थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछती है, ये कौन है? इसका नाम ध्वनि है। ये भी हमारे अनाथालय में ही पली बड़ी है। कम उम्र में ही बहुत दुख सहे हैं इसने। मतलब? मिसेस पाटिल उन्हें ध्वनि के बारे में सब कुछ बताती है और साथ ही आयु के साथ जो उसका रिश्ता बन गया है उसके बारे में भी बताती है। उसे काली रात ने कितनी जिंदगियां तबाह कर डाली। वैसे की रहती कहाँ है? थोड़ी दूर पर एक सोसाइटी है, वहाँ अपने सास ससुर और ननद के साथ रहती है। वो भी बहुत अच्छे लोग हैं। करण की माँ हाँ में सिर हिलाती है। वो लोग मिसेस पाटिल के ऑफिस में बैठे हुए थे कि तभी ध्वनि ऑफिस में आती है और सबको बैठा देखकर वापस जाने लगती है। अरे ध्वनि, वापस क्यों जा रही हो? अंदर आओ, कोई काम था क्या? हाँ मैम, वो बच्चों के लिए कुछ सामान की जरूरत थी तो उसी की लिस्ट बनाकर लाई थी। लाओ मुझे दे दो, मैं मंगवा दूंगी। ध्वनि उन्हें एक कागज देती है और जाने लगती है। ध्वनि, इनसे मिलो, ये मिस्टर और मिसेस खन्ना हैं। अंजलि के बारे में बताया था ना मैंने तुम्हें, उसी के मंगेतर के पेरेंट्स हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद ध्वनि वहां से चली जाती है। 1 महीना बीत जाता है। करण के माता पिता अब अक्सर ध्वनि से मिलने अनाथालय आ जाया करते थे। दूसरी तरफ करण की माँ अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी कि तभी करण के पिता वहां आते हैं। क्या सोच रही हो? एक बात मन में आई है, पता नहीं सही है या नहीं। क्या बात है? क्या ऐसा हो सकता है कि करण की जिंदगी में अंजलि की जगह कोई और ले ले, ध्वनि ले ले? ये तुम क्या कह रही हो? क्या करण इसके लिए मानेगा कभी? अंजलि अब कभी वापस नहीं आएगी, हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। अब हम सबको उसके बिना जीने की आदत डालनी होगी। करण को भी। मुझे लगता है ध्वनि ही है जो शायद करण को फिर से पहले जैसा बना। ठीक है, हम ध्वनि के घर वालों से बात करेंगे इस बारे में। एक दिन ध्वनि आयु को लेकर अपनी सोसाइटी में आती है। चलो आयु, आज मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ। वो आयु को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसे देखकर आसपास की औरतें आपस में बात करने लगती हैं। देखो तो जरा इसे, कैसी लड़की है। ये बच्चा ना जाने किसकी पाप की निशानी है। मुझे लगता है ये उसी आदमी का पाप है जो उस दिन आया था, इसका आशिक। हाँ सही कह रही हो तुम। उनकी बातें ध्वनि का दिल चीर जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक हाथ उसके आंसू पहुंचता है। वो देखती है तो सामने समीर की माँ खड़ी थी। माँ, मैंने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और तुम किसके लिए आंसू बहा रही है? इन लोगों के लिए जिनके पास सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने के अलावा और कोई काम नहीं है। इतने सस्ते नहीं है मेरी बेटी के आंसू। समीर की माँ उन दोनों औरतों के पास जाती हैं। क्या कह रही थी तुम दोनों? ये बच्चा उस आदमी का पाप है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक लड़की और एक बच्चे के लिए ऐसे शब्द निकालते हुए। क्या जानती हो तुम दोनों ध्वनि के बारे में? अगर तुम्हारी घर की लड़की पर कोई ऐसा इल्जाम लगाए तो कैसा लगेगा तुम लोगों को? एक औरत होकर दूसरी औरत की इज्जत नहीं कर सकती? छी! वो वहां खड़े सभी लोगों की तरफ देखती है और कहती है,
यहाँ खड़े सभी लोग एक बात कान खोलकर सुन लो। मुझे मेरी बेटी पर अंधा विश्वास है, और अगर तुम में से किसी ने भी आज के बाद उस पर कोई इल्जाम लगाया या उसे दुखी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो वहां से ध्वनि का हाथ पकड़कर ली जाती है। साथ में आयु भी होता है। दूर खड़े करण के माता पिता ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बेचारी बच्ची, क्या क्या नहीं सहना पड़ रहा है इसे। वो लोग दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ समीर की माँ, समीर के पिता और जूही को जो कुछ हुआ सब बताती है। वो लोग भी ध्वनि को हिम्मत देते हैं। माँ, पापा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो ना बेटा। मैं आयु को गोद लेना चाहती हूँ। हम दोनों का एक दूसरे से एक अलग सा रिश्ता बन गया है। ऐसा लगता है जैसे अब मेरी जिंदगी इसके बिना अधूरी है। समीर के माँ पापा एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर ध्वनि से कहते हैं, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, हमें कोई परेशानी नहीं है। ध्वनि उन दोनों के गले लग जाती है। थैंक यू माँ पापा। थोड़ी देर में ध्वनि आयु को लेकर ऑर्फनेज चली जाती है। अगले दिन करण के माता पिता ध्वनि के घर जाते हैं। ध्वनि उस वक्त घर पर नहीं थी। आप वही? जी, हम मिल चुके हैं हॉस्पिटल में उस एक्सीडेंट के वक्त। आप लोग यहाँ, हमें आप लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। कहिए। हम ध्वनि का हाथ अपने बेटे करण के लिए मांगने आए हैं। क्या ये आप? जी भाई साहब, हम चाहते हैं कि आप इस रिश्ते के बारे में सोचें। अंजलि के जाने के बाद हमारे बेटे करण ने जीना ही छोड़ दिया है। हमें लगता है कि ध्वनि ही है जो शायद उसे फिर से जीना सिखा दे। चाहती तो हम भी ऐसा ही है कि ध्वनि की जिंदगी फिर से संवर जाए, पर क्या वो मानेगी? हमारे बच्चों की जिंदगी अब हमें ही संवारनी होंगी। कोशिश करके देखते हैं